हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे प्यार से चैनल CUET मॉक यानी क्यूट मॉक पर। मैं हूं प्रियांशु सिंह, आपका पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। सो इस चैप्टर में सबसे पहले लेक्चर में यानी आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द सिचुएशंस व्हिच लेड टू द इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जो 1975 में लगती है। किन कारणों की वजह से 1975 में इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगती है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इस लेक्चर में इमरजेंसी, जो एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके बारे में कुछ चीजें जान लेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इमरजेंसी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इसके प्रोविजन हमने लिए कहाँ से? कुछ प्रोविजंस हमने लिए हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। इमरजेंसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें इस एक्ट से आती है। एंड कुछ चीजें जैसे कि हमने द प्रोसेस ऑफ द पावर टू रिमूव द फंडामेंटल राइट्स, कि फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के दौरान हट सकते हैं प्रेसिडेंट के ऑर्डर के तहत। ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ये दो मतलब इमरजेंसी का मेजर जो हमारे प्रोविजंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से निकल कर आता है। इमरजेंसी हमारा किस पार्ट में है? पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, दैट डील्स विद इमरजेंसी। आर्टिकल 352 से 360 के बीच में हमारे इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। अब इमरजेंसी नाम से ही पता लग रहा है कि आपातकालीन कोई एक ऐसी इंपॉर्टेंट सिचुएशन अराइज हुई है जिसके वजह से इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनको जल्दी जल्दी एक्ट करना जरूरी है, जिसके वजह से वो जो भी प्रॉब्लम एड्रेस हुई है, जिसके वजह से इमरजेंसी घोषित करी गई है, वो प्रॉब्लम एड्रेस हो जाए। टोटल 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है। जो हमारी सबसे पहली टाइप ऑफ इमरजेंसी है वो कौन सी है? वो है नेशनल इमरजेंसी, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड आर्टिकल 352 जो है वो हमारा नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। एंड अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो नेशनल इमरजेंसी को लगाने के क्या 2 रीजंस है? एक हो गया वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, कि अगर हमारे ऊपर किसी कंट्री ने हमला कर दिया है या हम किसी पर हमला कर रहे हैं, वॉर चल रही है, तो हम नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। या तो फिर हम कंट्री के अंदर आर्म्ड रिबेलियन स्टार्ट हो गया है, लोगों ने विद्रोह करा है, वो भी वेपन्स के साथ, उन्होंने शस्त्र उठा लिए हैं, या तो इसके बेसिस पर हम इंडिया में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम स्टेट इमरजेंसी ना बोलकर असल में क्या बोलते हैं? फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, जो आर्टिकल 356 में आता है। एंड ये इंडिया में टाइम टू टाइम लगता रहता है, कई सारे स्टेट्स में लगता है। बहुत बारी ये जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, पंजाब रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में स्टेट इमरजेंसी यानी फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी लगाई जाती है, जब वहां के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, वहां के लोकसभा को जो है उसको डिसमिस कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर स्टेट इमरजेंसी लगाते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नर, ठीक है। एंड लास्ट इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी तो कभी नहीं लगी है। इसके प्रोविजंस चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं, आर्टिकल 360 में दे रखे हैं। 1990s में एक टाइम पर ऐसा सिचुएशन अराइज हुआ था कि लग रहा था कि इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, बट ऐसा नहीं होता है। ये रहा हमारा बेसिक इमरजेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी एक ऐसी इंपॉर्टेंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जिसके वजह से जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है वो टूट जाता है अगर हम नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं। यानी अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है एंड अलग अलग स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट होती है। लेकिन जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो ये जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है इनको कैंसिल कर दिया जाता है एंड इनकी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है नेशनल इमरजेंसी के तहत सेंटर पर आ जाती है। तो सेंटर हैज द पावर टू मेक रूल्स फॉर द एंटायर कंट्री जब इमरजेंसी इंपोज होती है। एक टाइम पर 6 महीने के लिए ही इमरजेंसी लगाई जा सकती है, नेशनल इमरजेंसी। एंड इसके अगर आप लोकसभा से या तो राज्यसभा, बेसिकली इंडिया के पार्लियामेंट से अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है इसको नेक्स्ट टाइम भी कंटिन्यू करने के
लिए, तो 6 महीने करके आप इमरजेंसी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये करा क्यों जाता है? ये कंट्री के अंदर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जब इंपॉर्टेंट सिचुएशंस अराइज होती है तब नेशनल इमरजेंसी इंडिया में लगाई जाती है। ओवरऑल 3 बार इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगी है, 2 टाइम तुम्हारे वॉर चल रहे थे एंड तीसरी टाइम इंदिरा गांधी ने लगाई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड्स पर। किस ग्राउंड्स पर? इंटरनल डिस्टर्बेंस। आपको अब ये जो ग्राउंड्स है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा इमरजेंसी घोषित करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब इस ग्राउंड पर जब इंदिरा गांधी ने लगाई थी तो इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करी गई थी कि सरकार जो है वो बिना सोचे समझे बस अपने पावर को मिसयूज कर रही है। सो इस चैप्टर में हम इसी पे फोकस करने वाले हैं कि इमरजेंसी जो लगा 1975 में, कौन से फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। फिलहाल इस लेक्चर में हम वो कवर करेंगे, ठीक है। So let us start with the chapter situations leading to emergency। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक कंटेक्स्ट कि इकोनॉमिकली इंडिया के क्या कंडीशंस थे जिसके वजह से एक पॉइंट पर सरकार को इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। सो इकोनॉमिक कंडीशन जो भी इंडिया की थी उसके वजह से जो पब्लिक थी इंडिया की वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जिसके वजह से वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट विद्रोह करने पे से डर नहीं रहे थे। सो ओवर द टाइम ऐसे ऐसे डिस्प्यूट्स बढ़ते जाते हैं कि 1975 में फाइनली गवर्नमेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ती है। तो वो कौन सारे इकोनॉमिक रीजंस थे, फैक्टर्स थे जिसके वजह से लोगों में खुशी नहीं थी, वो विद्रोह करने को रेडी थे सरकार के अगेंस्ट, उन्होंने रादर करा भी। तो सबसे पहला पॉइंट है फेल्ड गरीबी हटाओ स्लोगन। वी नो कि जब 1971 में इलेक्शंस हुए थे तो उस टाइम पर इंदिरा गांधी ने कौन सा स्लोगन दिया था? इंदिरा गांधी के कांग्रेस ने गरीबी हटाओ। एंड लोगों का मानना यह था कि इंदिरा गांधी ने बोला है कि गरीबी हटाओ स्लोगन पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो जब वो पावर में आएंगी तो वो गरीबी को हटा ही देंगी, पर ऐसा नहीं हो सका। गरीबी जितनी थी, पॉवर्टी जितनी थी वो उसी लेवल पे रही। लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे सरकार से, इसलिए उन्होंने उनका विद्रोह एक एक करके बाहर आने लग गया। नेक्स्ट इज बांग्लादेश क्राइसिस इंपैक्ट। सो दिसंबर के मंथ में जो बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए इंडिया एंड पाकिस्तान में लड़ाई हुई थी वो फाइनली खत्म हो गई थी। बट ये जो ओवरऑल वॉर थी बांग्लादेश क्राइसिस, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान हमारा बांग्लादेश की तरह एक कंट्री इमर्ज होकर बाहर आता है, इस दौरान इंडिया पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो बहुत सारे बांग्लादेशी इंडिया में उस टाइम पे रेफ्यूजी लेते हैं, बहुत सारे बांग्लादेशी उस टाइम पे बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आते हैं, असम में वाले रीजन में स्पेसिफिकली। एंड सेकेंडली जो उस टाइम पर वॉर लड़ी गई थी प्लस जो इंडिया ने एड प्रोवाइड करा था बांग्लादेश को, ईस्ट पाकिस्तान को, वो सारी चीज़ इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बैडली अफेक्ट करती है। जो 90,000 सोल्जर्स पाकिस्तान के सरेंडर करा था जिन्होंने उस टाइम पर, इंडियंस ने उनको भी तो खाना वगैरह दिया था, उनको भी तो ढंग से ट्रीट करा था, उनको भी तो दोबारा उनके कंट्री में वापस भेजा था। तो ये सारी जो वॉर थी उससे इंडियन इकोनॉमी शैटर हो चुकी थी। नेक्स्ट है लॉस ऑफ यूएस एड। तो ये जो हमारा वॉर था 1971 वाला, हमें इसमें देखने को मिला था कि पाकिस्तान को चाइना एंड यूएस का सपोर्ट कहीं ना कहीं से मिल रहा था, जिस दौरान या तो जिसके वजह से इंडिया ने यूएसएसआर के साथ वो ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन करा था 1971 में। तो यूएस इस दौरान ज़्यादा फ्रेंडली हो गया था पाकिस्तान से, ठीक है। प्लस जो 1974 में ही हमारा न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करा गया था, उसके वजह से भी यूएस ने कई सारे सैंक्शंस लगाए थे इंडिया के ऊपर, जिसके वजह से इंडिया एंड यूएस के रिलेशन खराब हो गए थे। एंड जो यूएस एड देता था, ग्रांट्स देता था फॉर डेवलपमेंट, फॉर अदर थिंग्स, वो उन्होंने देना बंद कर दिया था। नेक्स्ट इज ऑयल प्राइस शॉक। तो ऑयल प्राइस शॉक क्या है? हमने पढ़ा था कि जो अरब कंट्रीज में जो वॉर चलती है 1973 के अराउंड, जिस दौरान इजराइल पैलेस्टीन का बहुत सारा एरिया कैप्चर कर लेता है एंड उसके आसपास की भी जो कंट्रीज थे वो उसको भी इन्वेड करने लग जाता है। सो अरब कंट्रीज क्या डिसाइड करती है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, कि अगर इजराइल वापस नहीं जाते उन सारी टेरिटरीज से जो उसने वॉर में अपने कब्जा करी है, तो वो पर मंथ 5% से ऑयल का जो एक्सपोर्ट है वो भी कम कर देंगी, प्रोडक्शन भी कम कर देंगी एंड उनका प्राइसेस भी बढ़ा देंगी, जिसके वजह से ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर ही ऑयल का प्राइस बढ़ा हुआ हमें देखने को मिला था। ऑयल का प्राइस बढ़ता है जिसकी वजह से सारी चीज़ों का प्राइस बढ़ जाता है, हमें क्या देखने को मिलता है? इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। सो कमोडिटी के जो प्राइसेस 23% सर्च बाय 23% 1973, जब ये वॉर शुरू हुई थी अरब इजराइल वॉर वाली जो थी 1973 की, तो 23% उसी टाइम पे जो है हमारा वो कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा आता है एंड अगले ही साल वो 30% हो जाता है, यानी 7% और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोगों की लाइफ और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है।
नेक्स्ट स्टैग्नेंट इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट। इस दौरान ना इंडस्ट्रीज की ग्रोथ देखने को मिलती है, लोगों को जॉब नहीं मिल रहा था, जॉब नहीं मिल रहा है तो कमा नहीं पा रहे हैं, यानी लोग नाखुश है। इवन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनकी जो सैलरी है वो भी फ्रीज कर दी गई थी कि हम अपने सरकारी जो उनके ऑफिसर्स या तो कोई भी है जो भी सरकारी एम्प्लॉयज है उनको सरकार उस टाइम पर उनको सैलरी नहीं दे रही थी, उनकी सैलरी को फ्रीज कर लिया था कि ये जो सैलरी है वो गवर्नमेंट यूज करेगी फॉर डेवलपमेंट वर्क या किसी और चीज के लिए। तो जो सरकारी एम्प्लॉयज जब उनको ही नहीं सैलरी आ रही है तो वो भी खुश नहीं थे एंड दे वर आल्सो रेडी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। नेक्स्ट एग्रीकल्चरल डिक्लाइन 1972-73 में मॉनसून्स फेल हो जाते हैं, ड्रॉट आ जाता है, प्लस जो बांग्लादेशी इंडिया में आए हैं उनको भी वो भी हमारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। सो इन सबके वजह से ओवरऑल जो वेदर वगैरह खराब होता है, मॉनसून्स के फेल होने की वजह से 8% डिक्लाइन आ जाता है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में एंड लोगों की अगेन प्रॉब्लम बढ़ जाती है। नेक्स्ट जनरल इकोनॉमिक डिससेटिस्फैक्शन कि सबके ही मन में कोई ना कोई इकोनॉमी को लेकर डिससेटिस्फाइड थे, कभी कि किसी सामान चाहे किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रखा है, किसी सर्विस का प्राइस बढ़ रखा है। सो ओवरऑल लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे जो इकोनॉमिक कंडीशंस है कंट्री की। एंड ऊपर से इस दौरान नक्सलिज्म भी कंट्री में ज़्यादा देखने को मिला था। जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट नक्सलाइट ग्रुप्स थे जो कि मेनली इंडिया के ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवल कर रहे थे, इनकी एक्टिविटीज इस टाइम पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिलती है कि दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरथ्रोइंग द गवर्नमेंट थ्रू वॉरफेयर या इंसर्जेंसी वाले मेथड्स को यूज करके। नेक्स्ट है हमारा गुजरात मूवमेंट। तो इंडिया में इमरजेंसी लगने के सभी कारणों में से एक कारण था गुजरात के अंदर भी एक मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। कब? जनवरी 1974 में जो गुजरात के बच्चे थे, गुजरात में रहने वाले जो स्टूडेंट्स वगैरह थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द गवर्नमेंट। किन चीज़ों के अगेंस्ट? एक करप्शन के अगेंस्ट, दूसरा हाई प्राइसेस ऑफ ऑयल्स एंड फूड ग्रेन्स या बेसिकली इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, जो हर चीज़ की दाम बढ़ चुकी है। क्यों? जो कि बच्चे हैं वो कमा तो रहे हैं नहीं, हॉस्टल्स में रह रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, उनका जो एक लिमिटेड बजट है वो उसमें अब वहां पे रह नहीं पा रहे हैं। सो द स्टूडेंट्स वर वेरी अनहैप्पी विद द स्टेट गवर्नमेंट इन गुजरात। वो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट करती है। स्टूडेंट के इस प्रोटेस्ट को जो बाकी नॉन गवर्नमेंट पार्टी, नॉन कांग्रेस पार्टीज थी, वो भी ज्वाइन करती है। प्रोटेस्ट बढ़ता है जिसके वजह से अल्टीमेटली गुजरात में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। प्रेसिडेंट रूल क्या? जो हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में आर्टिकल 356 पढ़ा था, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, तो वहां पे वो वाला आर्टिकल यूज करके वहां की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी उनको डिसॉल्व कर दिया जाता है एंड प्रेसिडेंट रूल वहां पे लग जाता है। यानी एक वे में सेंटर ही अब गुजरात में भी रूल कर रही थी। तो जो अपोजिशन पार्टीज थी वो एक एक करके डिमांड करने लग जाती है फॉर फ्रेश इलेक्शंस कि यहाँ पे फ्रेश इलेक्शंस कराओ। जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी है वो भी ढंग से रूल नहीं कर पा रही है। मोरारजी देसाई जो इंडिया के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है, जनता पार्टी में आकर। सो मोरारजी देसाई जो है, जो कांग्रेस ओ के उस टाइम पर लीडर थे, हमने पढ़ा है पहले कि 1969 में कांग्रेस में स्प्लिट आ जाती है, एक कांग्रेस आर बनती है इंदिरा गांधी वाली, एक कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिससे मोरारजी देसाई होते हैं। सो वो बोलते हैं दैट ही विल गो ऑन एन इनडेफिनिट फास्ट अनटू डेथ अगर दोबारा स्टेट में फ्रेश इलेक्शंस नहीं कराए गए। तो इस प्रेशर में आके गवर्नमेंट को फ्रेश इलेक्शन कराना पड़ता है एंड इसमें कांग्रेस हार जाती है जिसके वजह से यहाँ पे सत्ता पलट हमें देखने को मिलता है। सो गुजरात मूवमेंट एक इंपॉर्टेंट रीजन बनता है इमरजेंसी लगने का, क्योंकि कांग्रेस अपना एक करके रियलाइज करे कि जो उसके इंपॉर्टेंट स्टेट जहाँ पे वो पावर में है वो उसको लूज करने लगी है, फ्रेश इलेक्शन हो रहे हैं तो कांग्रेस वहाँ पे दोबारा पावर में नहीं आ रही है। Similarly, Bihar movement is another important movement which was responsible for the imposition of emergency in India। कि बिहार में भी क्या होता है, मार्च के महीने में 1974 में 1974 में जो स्टूडेंट्स है वो प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं अगेंस्ट फूड स्कार्सिटी, द राइजिंग प्राइसेस, इन्फ्लेशन, करप्शन, ऐसी चीजें, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह। तो ये जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था वो कुछ समय तक तो चलता है। इनको इसको जो अपोजिशन पार्टीज थी उस टाइम की वो भी ज्वाइन करती है एंड एक पॉइंट पे इनको लीडरशिप किसकी मिलती है इस मूवमेंट को? जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जिनको लोक नायक भी कहते हैं, वो बिहार मूवमेंट को लीड करना स्टार्ट करते हैं इस टाइम पे। इन्होंने वैसे अगर बात करें 1970s के अराउंड एक्टिव पॉलिटिक्स जो है वो छोड़ दी थी, त्याग दी थी, बट
इस मूवमेंट में वो जब अपना लीडरशिप देने को अग्री करते हैं कि वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट को आगे लीड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो वो डिमांड करते हैं कि ये जो मूवमेंट है अब ये सिर्फ बिहार तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ये पूरे कंट्री में फैलेगा, एंड वी हैव टू ब्रिंग अ टोटल रेवोल्यूशन इन ऑल द स्फेयर्स, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ताकि हम इंडिया में ट्रू डेमोक्रेसी जो है वो इस्टेब्लिश कर पाए, जिसके तहत इंडिया के अंदर बहुत सारे बंद, स्ट्राइक्स एंड ऐसे घेराव ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। रादर 1975 में जयप्रकाश नारायण एक पार्लियामेंट तक लोगों की मार्च लेकर जाते हैं, यानी एक रैली लेकर जाते हैं, ये दिखाने के लिए ये कि जो सरकार है उसको अब यहाँ से हट जाना चाहिए। बेसिकली उस मार्च में उनका ये डिमांड था। वो रादर पुलिसमैन को भी कहते हैं कि इस टाइम पर उनको इंडियन गवर्नमेंट जो सेंटर में उनकी बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वो डेमोक्रेटिकली काम नहीं कर रही है। एंड उनके इस मूवमेंट को जो अपोजिशन पार्टीज थी, जैसे कि भारतीय जनसंघ, कांग्रेस हो, भारतीय लोक दल एंड बाकी सोशलिस्ट पार्टी, वो भी सपोर्ट करती है। एंड एक पॉइंट पे वो सारे जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी का ऑल्टरनेटिव देखने लग जाते हैं कि इलेक्शंस कराया जाए, जयप्रकाश नारायण को लड़ाया जाए, ही विल बी द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। या तो इंदिरा गांधी का जो इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन रखी है उसको अब तोड़ने का, हटाने का दम किसके अंदर है? जयप्रकाश नारायण के ही अंदर है। ठीक है। So Bihar movement is the second movement which was responsible for imposition of emergency। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों मूवमेंट्स है, बिहार मूवमेंट और गुजरात मूवमेंट, इसमें सीधा सीधा जो इंदिरा गांधी है, तो जो कांग्रेस है, उनको चैलेंज किया गया था, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था, लोग खुश नहीं थे। जब इलेक्शंस हुए वहां पे, तो वहां पे कांग्रेस दोबारा पावर में नहीं आई। अब इसी से रिलेटेड आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया आपके CUET के एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपका आया था 2023 में। ठीक है, ऑन 18th of June इन स्लॉट 1 आपको एक लाइन दे रखी है, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। आपसे पूछा गया है कि ये स्लोगन किस मूवमेंट से एसोसिएटेड है। सो अभी जस्ट जो हम बिहार मूवमेंट पढ़ के हटे हैं, ये जो स्लोगन है ये उससे एसोसिएटेड है, दैट इज संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। नेक्स्ट फैक्टर जिसके वजह से इंडिया में इमरजेंसी लगती है, सो दैट वाज द रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974, जिसको जॉर्ज फर्नांडिस लीड कर रहे थे। बेसिकली जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है फॉर रेलवे मेंस स्ट्रगल, उसको लीड कर रहे थे जॉर्ज फर्नांडिस, जो कि 1974 में मई के महीने में बोलते हैं कि जो रेलवे के जो स्टाफ है ना, तो उनको अच्छे खासे बोनसेस मिल रहे हैं, ना उनकी सैलरी अच्छी है, एंड दे वर आस्किंग फॉर इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशंस। दो मेजर डिमांड थी उनकी, एक था बोनस और दूसरा था इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशन, जिसके बेसिस पर वो स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं। जस्ट इमेजिन, इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर रेलवे, जिस तरह ऑयल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड को चलाने के लिए, वैसे रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्री में सारा काम ढंग से हो जाए इसलिए। क्योंकि रेलवेज के थ्रू ही ना सिर्फ लोग, लेकिन जो सामान है, जो हैवी बल्कि सामान है, वो भी रेलगाड़ियों के थ्रू ही इधर से उधर जा रही होती है। तो जब ये रेलवे रुक जाएंगे तो लोगों की मूवमेंट तो मुश्किल होगी, प्लस कमोडिटीज भी नहीं पहुंच पाएंगे अलग अलग स्टेट में, जिस करके हर चीज महंगी होने के बहुत ब्राइट चांसेस है। सो जो ये मई 1974 में रेलवे मैन स्ट्राइक करते हैं, उसके वजह से भी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम बढ़ती है, लेकिन अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट है वो इन डिमांड्स को बहुत ही अवैध मानती है, उनको इनवैलिड मानती है, इस डिमांड की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। एंड 20 दिन के बाद इस स्ट्राइक को कॉल ऑफ करना पड़ता है, कोई इसका नतीजा नहीं मिलता है, दोबारा रेलवे अपना वैसे ही काम करने लग जाता है। बट ये जो अनरेस्ट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन बनता है जो स्ट्राइक थी वर्कर्स ने करी थी, जिसकी वजह से कांग्रेस की गवर्नमेंट को ये रियलाइज हो रहा था कि अब उनकी सरकार खतरे में आ चुकी है, अब लोग उनसे खुश नहीं है, बहुत ही जल्दी ही कंट्री में उनके अगेंस्ट विद्रोह हो सकते हैं, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को अपनी सीट छोड़नी पड़ सकती है या तो फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट कराने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजंस जिसके वजह से इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर करी जाती है, दैट वाज कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। तो सबसे पहले इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट एंड जो जुडिशरी है उनके बीच में कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा आता है केशव आनंद भारती केस, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इससे ही हमारे बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स है वो एसोसिएट करते हैं कि उस टाइम पर जो हमारे लेजिस्लेचर्स थे, वो जो लॉज बना रहे थे,
वो कॉन्स्टिट्यूशन के कई बारी अगेंस्ट देखा जाता था जुडिशरी की तरफ। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो निकले थे, सबसे पहले कि क्या पार्लियामेंट के पास एबिलिटी है कि वो फंडामेंटल राइट्स को ले सकती है, हटा सकती है, खत्म कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं। नेक्स्ट पूछते हैं कि क्या राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल यानी खत्म करा जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के थ्रू? सुप्रीम कोर्ट अगेन मना कर देती है, क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हमारा उस टाइम पर क्या होता था, 1975 के टाइम पे एक फंडामेंटल राइट होती थी। एंड थर्ड होता है कि क्या पार्लियामेंट के पास एबिलिटी है कि वो फंडामेंटल राइट्स को ऊपर रख सकता है, अगर उसको डायरेक्ट को वापस ले सकता है, उसको कर्टेल कर सकता है, खत्म कर सकता है, इफ इट हैज टू इंप्लीमेंट समथिंग रिलेटेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगेन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है नो, जो कि सरकार ने सोचा था कि वो इन दोनों तीनों चीज का यूज करके कुछ इंपॉर्टेंट अपने जो काम है वो करा सकती है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स ले लिया, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू स्पीच ले लिया, या तो फिर लैंड रिफॉर्म्स कुछ ऐसे ले आया जिससे लोगों की प्रॉपर्टी को सीज कर लिया। सो ऐसे बहुत सारे काम थे जो उस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट को था कि अगर वो फंडामेंटल राइट्स को ले एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए या कोई और डेवलपमेंट काम दिखाने के लिए अपना उन फंडामेंटल राइट्स को हटा दे तो उसका काम हो जाएगा। बट सुप्रीम कोर्ट हर एक चीज के लिए मना कर देता है। इस दौरान हमें क्या देखने को मिलता है, केशव आनंद भारती केस। ये केस के बारे में अगर बेसिकली आपको मोटा मोटा बताऊं तो 1963 में जो केरला थी वहां पे सरकार ने क्या करा, एक लैंड रिफॉर्म्स वाले कुछ उन्होंने अमेंडमेंट्स लेकर आए, कुछ लॉज लेकर आए। तो उसके तहत ये डिसाइड हो गया था कि गवर्नमेंट हैज द पावर कि वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की जो प्रॉपर्टी है वो ले सकते हैं फॉर डेवलपमेंटल वर्क्स। फिर 1969-1971 में ओवरऑल कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के थ्रू कुछ ऐसे लैंड रिफॉर्म्स आते हैं जिसके तहत ये पावर मिल जाती है गवर्नमेंट के पास कि वो बहुत ईजिली किसी और की लैंड को एक्वायर कर सकते हैं, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के। जब ये सब हो रहता है तो जो केशव आनंद नाम का जो इंसान था केरला में, वो एक पिटीशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। एंड वो कहते हैं कि ये जो अभी रिसेंटली अमेंडमेंट्स आए हैं केरला के अंदर, एंड रादर 1969-1971 में भी जो अमेंडमेंट्स आए हैं, ये जो है वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के अगेंस्ट है, राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है, आर्टिकल 26 के अगेंस्ट है कि जो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अपनी प्रॉपर्टी को, अपने वे ऑफ वर्किंग को मैनेज कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट हो गया। ये राइट टू प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो गया। सो ये जो अमेंडमेंट्स आए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। तो जब इसके ऊपर विद्रोह हो रहा होता है, जब इसके ऊपर पिटीशन के ऊपर चर्चा शुरू होती है, तो ओवरऑल 13 जजेस का एक बेंच बनता है, विच इज द हाईएस्ट एवर, कि इससे बड़ा कभी इंडिया में किसी केस को सुनने के लिए बेंच नहीं बना है। 13 जजेस का एक बेंच बनता है एंड उसमें जो डिसीजन आता है 7:6 यानी 7 जजेस का एक डिसीजन होता है, 6 जजेस का एक डिसीजन होता है। एंड इसके तहत केशव आनंद भारती केस में जो पिटिशनर था उनकी बात सुनी जाती है एंड जो उनका लैंड एक्वायर करा जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा, वो मना कर दिया जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हो गए, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको जो हमारे लेजिस्लेचर्स है वो इसको चेंज नहीं कर सकते, पार्लियामेंट उसको चेंज नहीं कर सकती है। इसके वजह से जो उसके पहले वाले अमेंडमेंट्स आए थे 1969-1971 के, वो भी कैंसिल हो जाते हैं। सो केशव आनंद भारती केस के वजह से जो इंदिरा गांधी है एंड जो जुडिशरी है उनके अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सो यहां से नाखुश होकर इंदिरा गांधी जी क्या करती है कि 1973 में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वैकेंसी अराइज होती है, तो उस टाइम पर वो जो सीनियर मोस्ट लीडर थे उनको ना अपॉइंट करके, जो सीनियर मोस्ट जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको ना अपॉइंट करके अपने मर्जी से ही जस्टिस A.N. रे को अपॉइंट कर देते हैं एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड ये जो है ये डिसीजन बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा जाता है, जो कि हमेशा से एक प्रिंसिपल फॉलो करा गया था, दैट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भी सीनियर मोस्ट जज हुआ करेगा सुप्रीम कोर्ट का, उसको अपॉइंट करा जाएगा। सो द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज मिस्टर H.J. कानिया। प्रेजेंटली कौन से, वो आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द जुडिशरी, कि वही एक एक पॉइंट पे ये देखने को लग गया था कि जो जुडिशरी है उसको पॉलिटिसाइज करा जा रहा है। जैसे कि जस्टिस A.N. रे की जो अपॉइंटमेंट थी उसको इससे एसोसिएट करा जा सकता है कि जो उनसे 3 और सीनियर मोस्ट जजेस थे, जो उनसे सीनियर जजेस थे, वो तीनों ऐसे जजेस थे जिन्होंने कभी ना कभी कांग्रेस के अगेंस्ट कोई जजमेंट दिया था। तो इंदिरा गांधी ने उन 3 को ना बनाया इंडिया का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड 4th पर्सन जो जस्टिस A.N. रे जो कांग्रेस के फेवर में होते थे, उन्होंने उनको बना दिया था इंडिया का चीफ जस्टिस 1973
में। सो एक एक करके जुडिशरी को भी पॉलिटिसाइज करा जा रहा था, ये देखने को हमें मिल रहा था। एंड लास्टली इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन का केस होता है कि जो राजनारायण नाम के एक पिटिशनर था, उन्होंने इंदिरा गांधी के जो 1971 में जो इलेक्शंस हुए थे उसके 1971-72 में जो इलेक्शंस हुए थे उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या करा था, एक पिटीशन डाल दी थी कि इंदिरा गांधी ने ये जो उनके इलेक्शंस हुए हैं पार्लियामेंट के, उसके अंदर उन्होंने गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज है उसको यूज करा है, विच वॉज नॉट अलाउड, जिसके वजह से शी शुड नॉट बी एन एमपी। और अगर वो एक एमपी नहीं हो सकते, उनका इलेक्शन रद्द कर दिया जाता है तो वो इंडिया के पीएम भी नहीं हो सकते। एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बात उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी कि इंदिरा गांधी ने अपने इलेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा करा है जिसकी वजह से उनका जो इलेक्शन है वो इनवैलिड डिक्लेयर करा जा रहा है। एंड जब ये सारी चीजें होती है तो अपना सीट बचाने के लिए इंदिरा गांधी फाइनली क्या करती है, हमारा 25 जून 1975 को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमने जितना भी पढ़ा उसके बेसिस पर मैंने आपको पहला पीवाईक्यू दिखा दिया। नेक्स्ट पीवाईक्यू जो इन्हीं टॉपिक्स में से पूछे गए आपसे एग्जाम में 2023 में, वो ये रहा। The question is, after the Supreme Court decision in 1973 in the Keshav Anand Bharti case, who was appointed as the Chief Justice of India? So the correct answer is option number 3, Justice A.N. Ray, उनको अपॉइंट करा गया था। ठीक है, अभी जस्ट पढ़ के हटे हम इसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क। सो ये जो दो क्वेश्चंस है ये आपका होमवर्क है। आज जो हमने लेक्चर पढ़ा है उस बेसिस पे आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चाहे तो लेक्चर को एक बार रिवाइंड करके दोबारा सुन लीजिए, या फिर एक बार ये इतना टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, तो आप पक्का पक्का इस दोनों क्वेश्चन का अच्छे से आंसर कर सकते हैं। अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए हमारे साथ। ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग।